हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल और आज हमारा काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, फास्ट ट्रैक जेई सीरीज का। इस सीरीज में यार हम पूरी जेई की 11th की फिजिक्स कर रहे हैं फ्रॉम जीरो टू एडवांस। और इसके साथ साथ हम एरोडो के सारे रेलेवेंट क्वेश्चंस भी कर रहे हैं ताकि तुम्हारी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए एडवांस लेवल तक। तो यार इस सीरीज को कैसे फॉलो करना है मैंने तुम्हें ऑलरेडी इंट्रो वीडियो में बता रखा है, तो अगर अभी तक तुमने इंट्रो वीडियो नहीं देखी है तो जाके जल्दी से उसको देख लो। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा अगर तुमने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लो। सारे नोट्स वगैरह वहीं पर शेयर किए जाएंगे और इसके अलावा तुम्हारे जितने भी डाउट्स वगैरह होंगे वो भी तुम आपस में डिस्कस कर सकते हो उस ग्रुप के ऊपर। और इसके अलावा तुम्हें होमवर्क भी वहीं पे दिया जाएगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो यार लास्ट वीडियो में हमने स्टैंडर्ड प्रोजेक्टाइल का पूरा डिस्कशन कर लिया था। उसके अलावा हमने देख लिया था कि अगर इनकम्प्लीट प्रोजेक्टाइल है, जो हमने जैसे एक टावर के ऊपर से बॉल का प्रोजेक्ट किया था, तो उन केसेस में हम सारी कैलकुलेशंस वगैरह कैसे करते हैं, टाइम ऑफ लाइट, रेंज वगैरह कैसे निकालते हैं। तो वो हमने देख लिया था। बस एक चीज प्रोजेक्टाइल बच रही है, वो है प्रोजेक्टाइल ओवर एन इंक्लाइंड प्लेन। तो उसको भी आज कर लेते हैं, तो आज तुम्हारा प्रोजेक्टाइल खत्म हो जाएगा। तो हेडिंग डाल सकते हो, प्रोजेक्टाइल मोशन ओवर एन इंक्लाइंड प्लेन। ओवर एन इंक्लाइंड प्लेन। तो आओ देखते हैं, ठीक है। तो सपोज तुम्हारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, पहले इंक्लाइंड प्लेन बना देते हैं इस तरीके का। ये है तुम्हारा इंक्लाइंड प्लेन। और इस इंक्लाइंड प्लेन का एंगल जो है, इसको हमने कुछ नोटेशन दे दिया बीटा, हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। तो ये हो गया इंक्लाइंड प्लेन। अब इसमें तुम्हारे दो तरह के केस हो सकते हैं। एक हो सकता है कि तुमने यहाँ से प्रोजेक्ट किया नीचे से और ये इस तरीके का प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है। और दूसरा हो सकता है कि तुमने यहाँ से प्रोजेक्ट किया ऊपर से और कुछ इस तरीके का प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है। तो ऊपर से प्रोजेक्ट कर सकते हो और नीचे से भी प्रोजेक्ट कर सकते हो, तो दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो हम पहले अपवर्ड प्रोजेक्शन की बात करेंगे, जैसे हम नीचे से प्रोजेक्ट करेंगे और हमारा प्रोजेक्टाइल किस तरीके का जाएगा ये हमें देखना होगा। उसके बाद हम डाउनवर्ड की बात करेंगे, मतलब ऊपर से प्रोजेक्ट किया और नीचे किस तरीके से जा रहा है उसकी सारी कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले हम अपवर्ड की सारी बात कर लेते हैं। तो हेडिंग डाल सकते हो अपवर्ड प्रोजेक्शन, ठीक है। अपवर्ड प्रोजेक्शन। तो इसके सारे केसेस हम देख लेते हैं पहले। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम, कि सपोज हमारा जो पार्टिकल है वो यहाँ से हमने प्रोजेक्ट किया, ठीक है, कुछ वी नॉट वेलोसिटी से, जो इनिशियल वेलोसिटी होगी तुम्हारी, या यू भी बोल सकते हो, मैं वी नॉट बोल रहा हूँ, ठीक है। और ये एंगल जो इसका इंक्लाइंड प्लेन के साथ एंगल है, इसको हमने बोल दिया अल्फा, ठीक है। हम्म। और अब एक एंगल और नोट कर लो। ये एंगल जो वी नॉट का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल होगा, जो हमारा पहले नॉर्मल प्रोजेक्टाइल के केस में भी हॉरिजॉन्टल के साथ जो प्रोजेक्शन वेलोसिटी का एंगल होता है उसको हम थीटा बोलते हैं, तो यहाँ पे भी हम इसको थीटा बोल रहे हैं। तो एक चीज तुम्हें साथ साथ दिख रही होगी, जो थीटा है वो अल्फा प्लस बीटा है यहाँ के लिए। तो ये एक चीज दिख रही होगी, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका मोशन कैसा होगा, ठीक है। तो होगा तो प्रोजेक्टाइल मोशन ही, तो इसका मोशन पहले एक बार ड्रॉ करते हैं। इस तरीके का मोशन होगा ऐसा, ठीक है। अब इसमें बस चेंज ये आया कि देखो किसी भी पॉइंट पर, अब अगर हम अपना जो एनालिसिस करने वाला है उसके लिए हमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो हम मान रहे हैं कि ये है हमारा एक्स डायरेक्शन और ये है हमारा वाई डायरेक्शन, ठीक है। एक्स वाई फ्रेम हमने इस तरीके से लिया है। तो अब तुम अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हारा जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी जो था तुम्हारा, वो इस तरीके से लग रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। तो अब जी का एक कंपोनेंट एक्स में आएगा और एक कंपोनेंट वाई में आएगा। तो पहले हमारा मोशन कैसा हो रहा था, जब हम हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो जो हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन था वो केवल वाई पर आ रहा था और एक्स में कोई एक्सेलरेशन नहीं था। तो थोड़ी कैलकुलेशन आसान थी। यहाँ पर क्या है, एक्स में भी एक्सेलरेशन आ जाएगा क्योंकि जी का एक कंपोनेंट हमारे चोजन एक्स के साथ आएगा और एक हमारे वाई के साथ आएगा। तो जी का जरा हम कंपोनेंट्स ले लेते हैं। इसको अगर हम रिजॉल्व करेंगे इस तरीके से, तो ये तुम्हारा एक आएगा इस डायरेक्शन में, जो कि होगा, अगर ये बीटा है, एक बार इसको कंप्लीट कर लो 90, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 90 माइनस बीटा, है ना। तो ये हो जाएगा जी कॉस 90 माइनस बीटा, ठीक है। वो दिख भी रहा होगा तुम्हें क्योंकि ये 90 माइनस बीटा है, ये वाला एंगल, ये वाला, क्योंकि हमने नीचे ये बीटा देखा ही है, ठीक है। तो यानी कि इसको मैं जी साइन बीटा लिख दूं डायरेक्ट, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। तो जी साइन बीटा लिख दे रहा हूँ मैं डायरेक्ट, ठीक है। और ये वाला एक कंपोनेंट होगा, जब वो जी साइन बीटा है तो ये तुम्हारा जी कॉस बीटा हो जाएगा, क्योंकि दिख भी रहा होगा ये बीटा है, ये 90 माइनस बीटा है, तो ये वाला एंगल फिर से बीटा है क्योंकि ये टोटल 90 है, ठीक है। फिर से बता दे रहा हूं मैंने क्या कहा, ये बीटा है, ठीक है। तो अगर तुम इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखो तो ये वाला जो एंगल है तुम्हारा, ये 90 माइनस बीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये भी राइट एंगल है और ये 90 माइनस बीटा है, तो ये एंगल बीटा हो जाएगा, यही लिखा है यहाँ पे।
ठीक है, तो इस तरीके से हमने जी को रिजॉल्व कर लिया, जी कॉस बीटा जी साइन बीटा, तो एक्स और वाई में एक एक एक्सेलरेशन अब आ गया। ठीक है, अब हम सारी कैलकुलेशन करें, सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल सकते हो टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट जो तुम्हारी थी, ठीक है, वो केवल और केवल अगर मैं इस मोशन को भी या फिर दो मोशन में ब्रेक करना चाहूँ तो एक मैं एक्स के अलोंग कर सकता हूँ, एक मैं वाई के अलोंग कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर इसके मोशन को, इस प्रोजेक्टाइल मोशन को मैं ब्रेक करना चाहूँ तो एक मोशन तुम्हारा एक्स के अलोंग होगा जो यहाँ से यहाँ तक ये गया है, इस तरीके से। थोड़ा दूर बना देता हूँ, ठीक है, समझ लेना, क्योंकि जो है वहां पे फिर ज्यादा कचरा हो जाएगा। तो ये एक मोशन हो गया तुम्हारा एक्स के अलोंग, और एक तुम्हारा वाई के अलोंग जो मोशन होगा, एक मिनट को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, तो वो होगा कुछ इस तरीके का, है ना। ये मैक्सिमम हाइट तक, यार मैक्सिमम हाइट ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये मैक्सिमम हाइट तक गया होगा और वापस आया होगा, ये होगा वाई के अलोंग का मोशन। ठीक है, तो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा कि एक्स और वाई के अलोंग तुमने मोशन समझ लिया। अब तुम्हें खुद भी पता है कि जो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल, जो हमने पहले पिछली क्लास में क्वेश्चन भी किया था, जो तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट और जो तुम्हारा मैक्सिमम हाइट होता है, क्योंकि ये केवल वाई के मोशन पे डिपेंड करता है, और जो तुम्हारा रेंज होता है वो एक्स के मोशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक्स के मोशन और टाइम ऑफ फ्लाइट पर डिपेंड करता है। तो पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट निकालने की कोशिश करते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट तुम्हें पता है, क्योंकि एज वो केवल वाई के मोशन पे डिपेंड करता है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट तुम्हारा यहाँ पर हो जाएगा टू यू परपेंडिकुलर बाई जी परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तुम्हारा यू कितना है, तो तुम्हारा वी नॉट कॉस अल्फा ये है, तो इसके कंपोनेंट अगर तुम लोगे, ये वी नॉट है, ये अल्फा है, तो इधर आएगा तुम्हारा वी नॉट कॉस अल्फा, वी नॉट कॉस अल्फा, इसको मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ, और इधर आएगा तुम्हारा वी नॉट साइन अल्फा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा टू वी नॉट साइन अल्फा यू परपेंडिकुलर जो तुम्हारा है। बस अब की बार एक्सेलरेशन जैसे हमारे वहां पर भी साइन वी नॉट साइन अल्फा या नहीं कि यू साइन अल्फा हम लेते थे, बस नीचे जी परपेंडिकुलर तुम्हारा वहां पर जी होता था, यहाँ पर जी कॉस बीटा हो जाएगा। देखो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का कंपोनेंट आ रहा है, ना कि पूरा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट का। अब इसको तुम वैसे भी देख सकते हो, अगर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई, जो मैं तुमसे कह रहा था कि केवल वाई पर डिपेंड करता है, अगर वो चीज समझ में नहीं आ रही तो तुम एक बार इसको देख भी सकते हो, वाई में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो। ठीक है, तो वाई डायरेक्शन में अगर तुम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे तो वही एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाना है तुम्हें, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन जी कॉस बीटा है, क्योंकि बीटा हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर जब लगाओगे तो तुम लिखोगे, यानी कि वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ, एक मिनट, हाँ टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हुई तो ठीक है, हाफ ए बाय टी स्क्वायर, है ना, ये हो गया। तो फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट तुम्हारा वाई जीरो होना चाहिए, यहाँ पे देखो जीरो इक्वल टू वी यू वाई तुम्हारा क्या था, वी नॉट साइन अल्फा, वहां दिख भी रहा है ना, और टी तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट में मैं बोल दे रहा हूँ माइनस हाफ जी कॉस बीटा टी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये अब तुम्हारा ए वाई जी कॉस बीटा है ना, ये हो गया। तो एक तो यही आएगा यहाँ से कि टी इक्वल टू जीरो एक होता, एक मिनट सॉरी, इसको अभी टी रखो। हम्म, तो ये तुम्हारी इनिशियल पोजीशन हो गई, जैसे हमने पहले भी कैलकुलेट कर रखा है, और एक आएगा तुम्हारा टी इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो वो टी इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे वी नॉट साइन अल्फा, एक टी काट रहे हैं हम, है ना, माइनस जी कॉस बीटा टी अपॉन टू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से तुम्हारा सिंपली निकल करके आएगा टी इक्वल टू टू वी नॉट साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा। तो वही निकल करके आ गया टू यू परपेंडिकुलर अपॉन जी परपेंडिकुलर। तो केवल वाई पर डिपेंड करता है, इसलिए तुम इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ये हमने पिछले क्लास में देख भी लिया था। तो चलो ऐसे ही हमारा मैक्सिमम हाइट की बात कर लेते हैं अब हम, एच मैक्स। तो इस केस में क्या होगा, है ना, एच मैक्स तुम्हारा हो जाएगा यू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, क्योंकि ये भी केवल वाई पर डिपेंड करता है, अपॉन जी परपेंडिकुलर अपॉन ए परपेंडिकुलर, है ना। ये बेसिकली ए परपेंडिकुलर लिखना चाहिए था मेरे को सब जगह, ठीक है, यहाँ भी लिख लेना इस तरीके से। ठीक है, तो अब तुम्हारा u परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपन a परपेंडिकुलर, तो u परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन a परपेंडिकुलर तुम्हारा g cos बीटा, सॉरी u स्क्वायर बाय टू जी होता था ना, टू जी टू होगा ये, ठीक है, ये हो गया। इसको भी तुम इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल सकते हो, ठीक है, तो वो तुम अपने आप चाहो तो एक बार कर लेना, तो उससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा। बाकी मैंने तुम्हें बता दिया कि वाई डायरेक्शन पे केवल डिपेंड करता है, इस तरीके से इसको लिख सकते हो। अब आएगा तुम्हारा रेंज, ध्यान रखना इसमें हमने हॉरिजॉन्टल रेंज नहीं बोला है, ठीक है,
रेंज में ही सारा पंगा है, क्योंकि ये एक्स पर डिपेंड करता है और तुम्हारे टाइम ऑफ फ्लाइट पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब तुम ध्यान से देखोगे, जब तो हम हॉरिजॉन्टल वाला केस लेते थे ना, एक बार मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। जब हम ऐसे हॉरिजॉन्टल वाला केस लेते थे, इस तरीके का मोशन होता था, तो इसमें क्या होता था ना कि एक्स में जो मोशन हो रहा होता था, उसमें ए एक्स जीरो होता था, ठीक है। बट अब जो हम मोशन ले रहे हैं वो कुछ ऐसा है, ये है तुम्हारा हॉरिजॉन्टल, ये है तुम्हारा इंक्लाइन प्लेन, और ये इस तरीके से हो रहा है। तो इस डायरेक्शन में, जिसको अब हमने एक्स बोला है और ये हमारा वाई है ना, तो इस डायरेक्शन में अब जी का एक कंपोनेंट आ रहा है, जी साइन अल्फा, जी साइन बीटा, क्योंकि ये बीटा है। तो अब एक एक्सेलरेशन इसको मिल रहा है, मतलब जो रेंज होगा वो स्टैंडर्ड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल से तो कम ही हो जाएगा ना, उस हिसाब से देखा जाए तो। अगर यही मतलब इसमें एक नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर डिसेलरेशन तुम कह सकते हो आ रहा है। तो अब हम सिंपली रेंज इक्वल टू यू एक्स इंटू टाइम ऑफ लाइट लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। यहाँ पर हम रेंज इक्वल टू यू एक्स इंटू टाइम ऑफ लाइट लिख सकते थे। तो अब हम इस केस में क्या करें? तो अब जो तुम्हारी यहाँ पर रेंज होगी, वो होगी तुम्हारी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओगे तो हो जाएगी यू एक्स इंटू टाइम ऑफ लाइट माइनस हाफ, सॉरी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टाइम ऑफ लाइट का स्क्वायर, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से लिख सकते हो। तो अब तुम्हारी जो रेंज आएगी यहाँ से वो हो जाएगी, यूएक्स तुम्हारा है वी नॉट साइन वी नॉट कॉस अल्फा, वो तुम ऊपर फिगर से देख सकते हो, टाइम ऑफ लाइट माइनस, अब ए एक्स तुम्हारा क्योंकि माइनस जी कॉस बीटा था, सॉरी जी साइन बीटा था, माइनस हाफ जी साइन बीटा टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगी तुम्हारी रेंज। इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट की तुम अगर वहां से वैल्यू रख दो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अभी टाइम ऑफ फ्लाइट तुम्हारा ऊपर हमने निकाला हुआ है, ये टू वी नॉट साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा। हम्म। तो रख लेते हैं एक बार, इज इक्वल टू टू वी नॉट साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा, ये हो गई तुम्हारी टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू। इसमें हमने वी नॉट कॉस अल्फा का मल्टीप्लाई किया है, माइनस हाफ इंटू में जी साइन बीटा रहेगा हमारा, और टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर लेंगे तो हो जाएगा टू वी नॉट साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा का स्क्वायर। सॉल्व करो, ये हो जाएगा तुम्हारा टू वी नॉट स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा माइनस हाफ जी साइन बीटा इंटू में तुम्हारा आएगा फोर वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। हम्म। तो यहां से सॉल्व करोगे तो तुम्हारा रेंज निकल आएगा। और ठीक है, तो इसको सॉल्व करके अब पूरा बहुत लंबी कैलकुलेशन जाएगी, तो आपके पास अभी उतना टाइम तो है नहीं। तो मैं इसको लिख देता हूँ आंसर डायरेक्टली कि तुम्हारा रेंज क्या आती है, इसको तुम याद कर सकते हो। बाकी मैं ये कहूंगा कि ये चीज तुम याद करने की कोशिश मत करना, सिंपली इस तरीके से ब्रेक करके और इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना, तुम्हारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। वरना जनरल टर्म्स में तो बहुत लंबा फॉर्मूला आ रहा है, तो उसका कोई फायदा नहीं है, उसको वैसे भी तुम याद कर नहीं पाओगे। मैंने भी अपने टाइम पे कोशिश की थी, बट वो याद नहीं होता, ठीक है। तो उसके पीछे मत जाना। तो मैं सीधे तुम्हें फॉर्मूला ही लिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। हम्म। चलो सॉल्व करा देता हूँ, चलो, वरना फिर तुम्हें दिक्कत होगी। बाकी उसके बाद ये फॉर्मूला आएगा, बट इस फॉर्मूले को तुम याद मत करना मेरे ख्याल से, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान ही है, ठीक है। ये हो गया। तो ये, तो यहाँ से इसको जी से ये गया, तो यहाँ से अपना बनेगा जी कॉस स्क्वायर बीटा, ये हो जाएगा टू, ठीक है। तो जी कॉस स्क्वायर बीटा हमने एलसीएम ले लिया, तो ऊपर हमारा बनेगा टू वी नॉट स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा कॉस बीटा, ठीक है, समझ में आया यहाँ से, माइनस टू वी नॉट स्क्वायर साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा है बेसिकली, तो मैंने उसको साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा लिख दिया है, और साइन बीटा हो जाएगा यहाँ पे अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा, इस तरीके से हो जाएगा तुम्हारा। तो अब हम यहाँ से अगर टू वी नॉट स्क्वायर साइन अल्फा कॉमन ले लें ऊपर, तो इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तुम्हारा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये होगा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा। तो ये जो ऊपर लिखा है ना, ये होता है कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ये वाली वैल्यू पूरी की पूरी जो ब्रैकेट के अंदर है। तो हो जाएगा टू वी नॉट स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है।
तो इस तरीके से तुम इसको याद कर सकते हो, बट कोई फायदा नहीं है, तुम इसको डिराइव ही कर लेना, क्योंकि ऐसे पहली बात तो इस पे क्वेश्चन ही बहुत कम आते हैं। पर आ भी गया तो तुम्हें तरीका पता होना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला तुम याद मुश्किल है कि कर पाओ। अगर कर पाते हो तो तुम्हारी वो है भाई कि अगर कर पा रहे हो तो याद कर लो। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, 2v0 स्क्वायर साइन अल्फा, अल्फा प्लस बीटा हमारा थीटा था, ठीक है, कॉस थीटा। ये थीटा वाला नोटेशन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये तुम्हें डाउनवर्ड वाले में काम आसान कर देगा, ठीक है, तो पूरा दोबारा से डिराइव नहीं करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, 2v0 स्क्वायर साइन अल्फा कॉस थीटा अपन जी कॉस स्क्वायर बीटा। अच्छा, एक तरीका और था, वो तुम अपने आप से ट्राई करना, ठीक है। तो वो तरीका ये है कि, चलो वो भी करा ही देता हूँ, है ना। तो जो तुम्हारा रेंज है बेसिकली, अगर तुम इसको यहाँ से यहाँ तक जोड़ दो, अ, इस पॉइंट को ऐसे हॉरिजॉन्टल वाले से जोड़ दो, ठीक है। इसको मैंने ओ बोला है, इसको मैंने एम बोल दिया और इसको मैंने एन बोल दिया, ठीक है। तो जो तुम्हारा ये ओ एम है, ओ एम ये तुम्हारा रेंज है, ठीक है। तो अगर मैं ओ एम कॉस थीटा कॉस बीटा कर दूं, तो क्या मुझे ये ओ एन नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा ना। ओ एम कॉस बीटा तुम्हारा ओ एन हो जाएगा, और ओ एन को तुम लिख सकते हो वी नॉट कॉस थीटा, ये क्योंकि थीटा है, इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो लिखते हैं, चलो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेथड 2 डाल के लिख लेना यहीं पे। जो तुम्हारा ओ एन है, जो कि हॉरिजॉन्टल में था, मतलब इस तरीके से प्रोजेक्टाइल तुम्हारा गया है, मतलब मैं एक रफ फिगर बना रहा हूँ। तो ये है तुम्हारा ओ, ये है एन, ये है एम, और ये है तुम्हारा बीटा। तो ओ एन जो है वो तुम्हारा ओ एम कॉस बीटा है ना। और ओ एम ही हमारा रिक्वायर्ड रेंज है, यानी कि मैं इसको आर कॉस बीटा लिख सकता हूँ, है ना, ओ एन को। ये एक चीज हमें पता चल गई। अब ओ एन को, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन, और तुमने जो है जो प्रोजेक्शन किया है वो ऐसे वी नॉट वेलोसिटी से किया था, और ये एंगल तुम्हारा हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा था। तो जो तुम्हारा, और ये पूरे मोशन में टाइम लगा है टी, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ओ एन को तुम लिख सकते हो वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो ऊपर वाला मेथड तो है ही, ये भी एक तरीका है, तो मैं सोचा बता दूं। तो ये हो गया। तो वी नॉट, और ओ एन तुम्हारा आर कॉस बीटा भी है, तो आर कॉस बीटा इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी। तो आर जो तुम्हारा निकल करके आएगा यहाँ से, हो जाएगा वी नॉट कॉस थीटा अपॉन कॉस बीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट तुम्हारा 2u परपेंडिकुलर बाई जी परपेंडिकुलर बाई ए परपेंडिकुलर था, तो हो जाएगा तुम्हारा वी नॉट कॉस थीटा अपॉन कॉस बीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट तुम्हारा हो जाएगा 2v नॉट साइन एल्फा, है ना, 2v नॉट साइन एल्फा अपॉन जी कॉस बीटा। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा थोड़ा सा इजी तरीके से ये आंसर आ गया। ये हो जाएगा तुम्हारा 2v0 स्क्वायर साइन अल्फा कॉस थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा। ये हो गया तुम्हारा आंसर। तो मेरे ख्याल से चीज क्लियर हो गई होगी। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। ये एक और तरीका है रेंज विजुलाइज करने का। तो इन दोनों में से तुम्हें जो याद आ जाए उससे आंसर निकाल लेना। बाकी ये फॉर्मूला है फाइनल वाला, इसको चाहे तो याद रखो, और नहीं कर पा रहे हो तो तुम ये तरीके दोनों याद रखो। इनमें से कोई भी तरीका यूज करके तुम वहां पे आंसर निकालो। यहाँ पे जो कि थोड़ा सा ये गंदा दिख रहा होगा, क्योंकि अल्फा थीटा बीटा तीनों जनरल एंगल लिए हुए हैं हमने, बट तुम्हें क्वेश्चन दिया होगा तो उसमें तुम्हें एंगल्स दिए होंगे, तो कुछ कट कुट आ जाएगा, तो आंसर तुम्हारा थोड़ा सा इजिली आ जाएगा, इसलिए कह रहा हूँ। बाकी याद करना चाहो तो कर सकते हो, और बाकी वो तो तुम्हें ऐसे, और टाइम ऑफ फ्लाइट और एच मैक्स ऐसे याद रखना, ये केवल y पर डिपेंड करते हैं। तो यू परपेंडिकुलर स्क्वायर बाई 2g हो जाएगा एच मैक्स, और 2u परपेंडिकुलर बाई ए परपेंडिकुलर तुम्हारा हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मेरे ख्याल से चीज क्लियर हो गई होगी। अब रेंज निकाल ली। अब रेंज कहीं ना कहीं किसी की ना किसी अल्फा बीटा थीटा का कोई रिलेशन होगा, जिसके लिए रेंज मैक्सिमम होगी। तो रेंज मैक्सिमम की बात अगर हम करना चाह रहे हैं अब, तो हम कहेंगे फॉर आर मैक्स डी आर, सॉरी, हाँ, बाई डी अल्फा इक्वल टू 0। क्योंकि ये जो कॉस थीटा है, थीटा बेसिकली अल्फा माइनस बीटा है, ठीक है। यानी कि ये हो गया तुम्हारा कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो इसमें वेरिएबल केवल बीटा अल्फा ही तो हो रहा है, क्योंकि बीटा तुम्हारा कांस्टेंट था, है ना। इवन तुम ये कह सकते हो थीटा भी तुम्हारा कांस्टेंट है ना, वैसे भी दे सकते हो कि थीटा तुम्हारा कांस्टेंट है, क्योंकि थीटा तुम्हारा वी नॉट का एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ। नहीं, थीटा अल्फा माइनस बीटा है, थीटा अल्फा पर डिपेंड कर रहा है, बट बीटा तुम्हारा कांस्टेंट है कुल मिलाकर के। तो इस वाले फॉर्मूले से, जो अल्फा माइनस बीटा फॉर्मूला था, उससे तुम निकाल सकते हो केवल अल्फा वेरिएबल रहेगा। तो लिखते हैं, रेंज तुम्हारी एक बार फिर से लिख देता हूँ, ये हो जाएगी, यहाँ से देख लो, 2v0 स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस बीटा, ऊपर क्या माइनस तो नहीं लिख दिया मैंने? हाँ, माइनस लिख दिया गलती, सॉरी, ये प्लस होगा। अरे यार, हाँ, ये प्लस होगा, ठीक है, कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन जी
इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, ये फॉर्मूला कभी ना कभी भूल ही जाओगे कहीं ना कहीं से, तो ये फालतू कोई मतलब नहीं है इसको याद करने का, ठीक है। जी कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक, ये हो गया। अब डी आर बाई डी अल्फा तुम्हें जीरो करना है, इसको कोशिश करते हैं हम, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करो, तो पहले तो कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल लो। तो टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा, ये तो तुम्हारा पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया। अब इसके बाद डी बाई डी अल्फा करो ऑफ साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस बीटा का, ठीक है। और इसको तुम्हें करना है जीरो, तो मतलब ये पूरा कांस्टेंट तो जीरो वैसे ही हो गया, ठीक है। मतलब ये नॉन जीरो कांस्टेंट है, इसको हम हटा सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो साइन अल्फा का तुम्हारा हो जाएगा कॉस अल्फा, और वो कॉस अल्फा प्लस बीटा ऐसे कैसे लिख दिया, प्लस, अब कॉस अल्फा का हो जाएगा तुम्हारा माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा का हो जाएगा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा, और साइन अल्फा ऐसे कैसे लिख दिया, ये जीरो हो गया। तो इसको उधर ले जाओगे तो तुम्हें दिख जाएगा कि साइन अल्फा साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से तुम्हें दिख जाएगा कि जो तुम्हारा tan अल्फा प्लस बीटा है, ये हो जाएगा तुम्हारा कॉट अल्फा के बराबर। तो यहाँ से लिख सकते हो तुम tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू tan 90 माइनस अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से तुम लिख सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 माइनस अल्फा। यहाँ से तुम सिंपली लिख सकते हो 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90। तो ये हो गई तुम्हारी कंडीशन फॉर आर मैक्स। यहाँ से तुम अल्फा पर कंडीशन लिख सकते हो कि 2 अल्फा इक्वल टू 90 माइनस बीटा, अल्फा इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस बीटा बाई 2। ये हो गई तुम्हारी कंडीशन अल्फा पर फॉर आर मैक्स। अब ये आर मैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो कैलकुलेट करते हैं। ये हो जाएगा टू वी नॉट स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा। तो वही है कि टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा, ये तो वैसे का वैसे रहेगा। साइन अल्फा यानी कि साइन पाई बाई 4 माइनस बीटा बाई 2, है ना। अंदर आएगा साइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस बीटा बाई 2, और कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस बीटा बाई 2 प्लस बीटा, यानी कि पाई बाई 4 प्लस बीटा बाई 2। समझ में आया ना ये कैसे किया है, अपॉन, ये अपॉन वाली चीज तो हम लिख ही चुके हैं, ठीक है। ये हो गया। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे फुल्ली ट्रिग्नोमेट्री लगा करके, तो ये तुम्हारा आएगा वी नॉट स्क्वायर बाई जी, ये ऊपर आएगा 1 माइनस साइन बीटा अपॉन 1 प्लस साइन बीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। तो वही मैं कह रहा था कि मतलब ये वन जी, ये बेसिकली कॉस स्क्वायर बीटा को हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिखा है, ठीक है, डिनोमिनेटर में। और न्यूमरेटर तुम्हारा 1 माइनस साइन बीटा बनेगा, ठीक है। तो ये तुम्हें टू कॉस ए कॉस बी के फॉर्म, टू साइन ए कॉस बी से हमने लिखा है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है, तो तुम्हें मेरे ख्याल से ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़ा होगा, तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कैसे किया है, ठीक है। अगर प्रॉब्लम है तो मैं तो यही कहूंगा कि इसको तुम अभी के लिए छोड़ सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी ठीक ठाक वाली ट्रिग्नोमेट्री में लगी। वैसे ये जो फॉर्मूला टू साइन ए कॉस बी मेरे ख्याल से 10th में भी पढ़ाया जाता है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया। तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिखा है ये, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो तुम वी नॉट स्क्वायर बाई जी इंटू में 1 माइनस साइन बीटा अपॉन 1 माइनस साइन बीटा इंटू 1 प्लस साइन बीटा लिख सकता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा है, ये यहाँ से चला जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा वी नॉट स्क्वायर बाई जी, फिर वी नॉट स्क्वायर बाई जी इंटू में 1 प्लस साइन बीटा। ये हो जाएगा तुम्हारा आर मैक्स का वैल्यू, ठीक। तो रेंज हो गया, रेंज मैक्सिमम हो गया, सारी चीजें अपने अपवर्ड प्रोजेक्टाइल के लिए हमने लगभग लगभग सारी चीजें पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे डाउनवर्ड के लिए, तो हेडिंग डाल सकते हो डाउनवर्ड। डाउनवर्ड प्रोजेक्शन,
तो अब डाउनवर्ड प्रोजेक्शन की बात कर लेते हैं। तो ये रहा तुम्हारा इंक्लाइंड प्लेन इस तरीके से। इस पर तुमने यहां से प्रोजेक्ट किया है कुछ वी नॉट वेलोसिटी से, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। नोटेशन सारी वही रहेगी जो हमने पहले रखी थी। तो यानी कि इसका जो इंक्लाइंड प्लेन से एंगल है ये होगा तुम्हारा अल्फा, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन का इंक्लिनेशन एंगल तुम्हारा हो गया बीटा, और इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल जो कि अब ये हो जाएगा, इस केस में ये हो जाएगा तुम्हारा थीटा, ठीक है। अब तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा कि अगर ये बीटा है, एक मिनट को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ऐसे मैंने ये वर्टिकल ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये वाला तुम्हारा हो जाएगा, एक मिनट यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हो जाएगा तुम्हारा 90 माइनस बीटा। तो ये एंगल तुम्हारा हो जाएगा बीटा। तो अब तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा कि अब ऐसा है कि अल्फा इक्वल टू थीटा प्लस बीटा है, यानी कि थीटा इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा है। वहां पे थीटा अल्फा प्लस बीटा था, यहाँ थीटा अल्फा माइनस बीटा है। तो अब सारी चीजें लिखते हैं इसके लिए। तो टाइम ऑफ लाइट और इसका मोशन फिर वही, अगर चाहो तो ड्रॉ कर लो। तो इसका मोशन कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है ये। तो टाइम ऑफ लाइट फिर से वही इक्वेशन ऑफ मोशन, तो तुम्हें प्रूव करना है तो अपने आप कर सकते हो। टू यू परपेंडिकुलर बाई ए परपेंडिकुलर। तो यू परपेंडिकुलर तुम्हारा क्या होगा, वही वी नॉट साइन अल्फा दिख रहा है, टू वी नॉट साइन अल्फा। इसको चाहे तो तुम्हें करना है रिजॉल्व, तो मैं कर देता हूँ, चलो ठीक है कोई नहीं। तो इसको रिजॉल्व करेंगे अगर वी नॉट को, तो ये एक बनेगा वी नॉट साइन अल्फा, और एक बनेगा तुम्हारा वी नॉट कॉस अल्फा। और अब की बार हमने एक्स वाई कैसे लिया है, अब की बार हमारा जो एक्स वाई है वो कुछ इस तरह का है। दिस इज योर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है, इस तरीके से माना है। और ये तुम्हारा पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है। बेसिकली ओरिजिन यहाँ पर लिया है, बट जगह नहीं बन रही ना यार, तुम समझ सकते हो, यहाँ पर ओरिजिन लिया यही है, ठीक है ये वाई डायरेक्शन। तो ये है हमारा एक्स वाई। और ए परपेंडिकुलर तुम्हारा फिर से वही होगा। तो तुम देख सकते हो जी जो है, एक यहाँ आएगा जी साइन अल्फा, एक सॉरी जी है, ये बीटा है, ये जी कॉस बीटा है, और ये जी साइन बीटा है। बस अब की बार जी साइन बीटा ना इसमें ऐड ऑन कर रहा है, तो रेंज थोड़ी सी ज्यादा होगी, ठीक है, उधर कम थी, तो अब यहाँ पे रेंज ज्यादा होगी, ये हो गया। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तुम्हारा जी कॉस बीटा। ये आ गया, ये सेम एस अपवर्ड दिख रहा होगा तुम्हें, ठीक है, सेम एस अपवर्ड। तो फर्क बस केवल रेंज में पड़ता है। एच मैक्स निकालोगे वो भी सेम ही आएगा, क्योंकि वाई का मोशन तो अनचेंज रहा ना, वाई का मोशन दोनों में सेम है, क्योंकि दोनों की कंडीशन एकदम सेम है। बस एक्स की मोशन की उस समय डिसेलरेशन था, और अब की बार तुम्हें एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन मिलेगा जो इसकी रेंज को बढ़ाने का काम करेगा, ठीक है। ये हो जाएगा यू परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाई ए परपेंडिकुलर टू ए परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा तुम्हारा वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन टू जी कॉस बीटा। ये हो गया, ये भी सेम है सब पॉइंट, ठीक। अब रेंज की बात कर लेते हैं। तो रेंज हो जाएगी तुम्हारी यू हॉरिजॉन्टल इंटू टाइम ऑफ लाइट प्लस हाफ ए हॉरिजॉन्टल, या यू एक्स बोल सकते हो, यू एक्स इंटू टाइम ऑफ लाइट प्लस हाफ ए एक्स इंटू टाइम ऑफ लाइट का स्क्वायर। तो अब जैसे हमने पीछे सॉल्व किया था उसी तरीके से तुम्हें, अब ये तुम्हारा होमवर्क है कि डाउनवर्ड के लिए तुम अपने आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। मैं सीधे आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है। और दोनों तरीकों से सॉल्व करना, जो मैंने तुम्हें एक वो ओ एन करके बताया था कि जो है हॉरिजॉन्टल में लिख लिया और उससे कंपोनेंट ले लिया वो, और दूसरा तरीका तुम्हारा इक्वेशन ऑफ मोशन वाला। तो वो तुम्हारा होमवर्क है, तो यहाँ पे लिख सकते हो होमवर्क सॉल्व फॉर आर एंड आर मैक्स। उसके बाद करना होगा आर मैक्स के लिए, तुम जानते हो ना डी आर बाई डी अल्फा इक्वल टू जीरो होता है इसके लिए, जो तुम्हें अल्फा के टर्म में मिल जाए, ठीक है। तो सॉल्व फॉर आर एंड आर मैक्स फॉर डाउनवर्ड प्रोजेक्शन, फॉर डाउनवर्ड, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क है। अब मैं आंसर लिख रहा हूँ। तो जो तुम्हारा आंसर है, रेंज जो थी फॉर अपवर्ड जो तुमने लिखी थी, ठीक है, वो थी तुम्हारी टू वी नॉट स्क्वायर साइन अल्फा कॉस थीटा अपॉन जी कॉस बीटा। तो इसको तुमने लिखा था टू वी नॉट स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा, ये लिखा था। अब डाउनवर्ड के लिए जो तुम्हारी होगी रेंज, वो हो जाएगी तुम्हारी, वो भी सेम रहेगी, टू वी नॉट स्क्वायर साइन अल्फा कॉस थीटा अपॉन जी कॉस बीटा, ये तो सेम रहेगा। बट इस वाले केस में तुम्हारा जो थीटा था वो था अल्फा प्लस बीटा, और इस वाले केस में जो तुम्हारा थीटा होगा वो होगा अल्फा माइनस बीटा। तो इसको शांति से लिख दोगे तो ये हो जाएगा टू वी नॉट स्क्वायर
साइन अल्फा कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। तो अगर तुम्हें कुछ याद करना भी है तो तुम ये वाला फॉर्मूला मेरे ख्याल से याद कर सकते हो। तो तुम्हें थीटा की कंडीशन फिर पता होनी चाहिए कि, और नहीं पता तो तुम ड्रॉ करके समझ जाओगे, ठीक है। तो डाउनवर्ड के लिए अल्फा माइनस बीटा है और अपवर्ड के लिए अल्फा प्लस बीटा है, और फिर उससे तुम इस फॉर्मूले तक पहुंच जाओगे, ठीक है, ये है। अब आर मैक्स के लिए तुम्हें बताया था कि डी आर बाई डी अल्फा 0 है, तो आर मैक्स का भी मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, बाकी तुम्हारा होमवर्क है कि तुम्हें निकालना है वो खुद से। तो आर मैक्स तुम्हारा जो अपवर्ड के केस में आया था वो था तुम्हारा वी नॉट स्क्वायर बाई जी 1 - साइन बीटा, ये आया था। सॉरी, 1 + साइन बीटा, ये आया था। तो अब डाउनवर्ड के केस में जो तुम्हारा आएगा वो हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर बाई जी इंटू में 1 - साइन बीटा। ये सारे फॉर्मूला वैसे मुझे भी कभी याद नहीं हुए थे, बाकी ज्यादा यूज भी नहीं आता क्योंकि इसे क्वेश्चन ही कम आते हैं। आएगा भी, तुम्हें प्रोसीजर पता होना चाहिए, तुम उसके बाद वहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगा होगा के और डिराइव कर सकते हो, ठीक है। मैं तो यही रिकमेंड करूंगा। तो ये हो गया। तो तुम्हारा इंक्लाइन प्लेन का प्रोजेक्टाइल ऑलमोस्ट खत्म हो गया, इसमें और कुछ बचता नहीं है। तो अब हम एक दो अच्छे क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर हम इसको रैप अप करेंगे आज के लिए। और इसके बाद प्रोजेक्टाइल तुम्हारा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ठीक है। इसके बाद जो है थोड़े अच्छे क्वेश्चन तुम एंगेज वगैरह तक कर लेना, बाकी हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन करेंगे जिसमें हम इरोडोव वगैरह के जो अच्छे क्वेश्चन, जो रेलिवेंट क्वेश्चन है तुम्हारे जेई एडवांस के लिए, वो हम उसमें सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन ही होगा, और उसमें हम ये इरोडोव की प्रॉब्लम इसमें करेंगे प्रोजेक्टाइल तक की, क्योंकि उससे पहले 1D की तो हमने कर ली थी 8-10 प्रॉब्लम जो अच्छी थी। अब प्रोजेक्टाइल की अभी इसके बाद हम कर लेंगे, तो तुम्हारा प्रोजेक्टाइल वैसे थ्योरी वाइज आज खत्म हो जाएगा और क्वेश्चन तुम्हारे कल खत्म हो जाएंगे। कल या जब भी, मतलब इसी वीक में आएगा एरोडो वाला सेशन, तो तब तो क्वेश्चन लिख सकते हो। सपोज एन इंक्लाइंड प्लेन विद, तो हो सकता है तुम्हें इसमें चीजें थोड़ी सी फास्ट लग रही हो, वो इसलिए यार कि हमें देखो एक 7 मंथ के अंदर सिलेबस कंप्लीट करना है। वरना मैं चाहता था तुम्हें डाउनलोड वाला भी पूरा डिराइव करा के दिखा देता, बट क्योंकि इसका कुछ उतना खास रेलेवेंस नहीं, इस क्लाइंट प्रोजेक्ट से बहुत ही कम क्वेश्चन जेई में तुम देखोगे आते हैं, और आते भी है तो ये इन फॉर्मूले का यूज तो कभी भी नहीं आता, तुम सिंपली कर सकते हो उसको सॉल्व, ठीक है। फॉर्मूला याद करने का ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है। फिर भी मैंने तुम्हें अपवर्ड वाले के लिए हर तरीके से डिराइव करके दिखा दिया, तुम्हें रेंज भी 2 तरीके से डिराइव करके दिखा दी, ताकि तुम्हें अगर ऐसा क्वेश्चन आ भी जाए तो तुम्हें प्रोसीजर पता होना चाहिए। फॉर्मूला तो मैं अभी भी एडवाइस नहीं करूंगा कि रटो तुम उसको, तो बिल्कुल मत करना वो चीज। बाकी तुम्हें समझ में इतना बेसिक बेसिक समझा दिया कि क्या क्या चीज है। और डाउनवर्ड के लिए मैं करा सकता था, बट उसमें फिर आधा घंटा अभी चला जाता, तो उससे अच्छा हम एक दो अच्छे क्वेश्चन कर लेंगे, और डाउनवर्ड का तुम अपने आप से डिराइव कर लेना, उससे तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बाकी है वो सिमिलर तरीका जैसे हमने अपवर्ड के लिए किया था, वैसे ही तुम्हें करना है। तो वो तुम अपने आप से कर लेना। तो अब हम कुछ अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ठीक है, सपोज एन इंक्लाइंड प्लेन विद इंक्लिनेशन 45 डिग्रीज, inclination 45 degrees, particle a particle is projected on inclined plane, a particle is projected on inclined plane from on inclined plane, IP लिख रहा हूँ, from bottom, ठीक है, with an angular projection theta with horizontal, with an angle of projection theta with horizontal। तो अब पहला पार्ट है केस 1, if particle hits inclined plane horizontally, then if particle hits inclined plane horizontally, then find the value of theta। और सेकंड केस है तुम्हारा, if particle collides with inclined plane perpendicularly, ये particle hits inclined plane perpendicularly, then find the
वैल्यू ऑफ थीटा। तो ये है तुम्हारा क्वेश्चन कि इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, सॉरी, जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्रीज है। उस पे हमने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया। थीटा एंगल इंक्लाइन प्लेन के साथ नहीं है, हॉरिजॉन्टल के साथ है। तो मैंने सेम कन्वेंशन लिया जो हमने अभी तक हम इसमें डेरिवेशन में करते हुए आए हैं कि अल्फा तुम्हारा इंक्लाइन प्लेन के साथ एंगल हो गया और थीटा तुम्हारा हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल हो गया। तो अब पहला केस बोला है कि पार्टिकल हॉरिजॉन्टली हिट करता है तुम्हारे इंक्लाइन प्लेन को, और दूसरा केस दिया है कि पार्टिकल परपेंडिकुलरली हिट करता है तुम्हारे इंक्लाइन प्लेन को। तो इन दोनों ही केसेस में तुम्हारा थीटा क्या होगा ये तुम्हें बताना है। तो एक बार पॉज करके ट्राई कर लो, फिर मैं बताता हूँ। तो चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये तुम्हारा इंक्लाइन प्लेन है इस तरीके का, और ये एंगल तुम्हारा 45 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है। अब इस पर तुमने कोई पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है, और इनिशियल प्रोजेक्शन वेलोसिटी तुम्हारी क्या दी है, नहीं दी है। तो उसको अगर नहीं दी है तो हम उसको मान लेते हैं, कुछ यू मान लेते हैं, या वी नॉट बोल देते हैं। चलो वी नॉट बोल दिया हमने, नहीं दिया मतलब यूज नहीं होगा क्वेश्चन में। और ये एंगल तुम्हें थीटा दिया है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये वाला। तो अब ये प्रोजेक्टाइल इस तरीके से जाएगा और आकर के ये हॉरिजॉन्टली हिट करेगा, ऐसा ये कह रहा है। एक मिनट यार, ये इस तरीके से ड्रॉप हो जा भाई मेरे, ऐसे हॉरिजॉन्टली हिट करेगा, ये ऐसा कह रहा है। मतलब समझ रहे हो ना कि ये 90 डिग्री है। थोड़ा सा अगर मैं ऐसे बना दूं तो ये 90 डिग्री है। तो ये हॉरिजॉन्टली हिट करेगा इस तरीके से आकर के, ये कहना चाह रहा है। तो इसके लिए हमें थीटा की वैल्यू बतानी है। तो देखो, अगर ये हॉरिजॉन्टली हिट करेगा, तो अगर हम इसको एक ग्राउंड फ्रेम के प्रोजेक्टाइल की तरह देखें, तो इस तरीके से ये कंप्लीट होता और आकर के यहाँ खत्म होता। ठीक है, तो इस केस में जो तुम्हारा यहाँ पर ये जो टाइम यहाँ से यहाँ तक इसको लगता है, ये टाइम ऑफ लाइट बाई 2 नहीं हो जाता इन ग्राउंड फ्रेम। तो इसको हम लिख सकते हैं, जो टाइम ऑफ लाइट इस केस में अभी टी आ रहा है हमारा, वो हो जाएगा ग्राउंड फ्रेम के हिसाब से लिखोगे तो वो हो जाएगा तुम्हारा वी नॉट कॉस थीटा, ये वी नॉट और थीटा है ना। तो ये हो जाएगा 2 वी नॉट साइन थीटा बाई जी। और ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जो है टाइम फ्लैट तो टोटल के लिए होता है, ये अभी हमने आधा केवल हाफ ऑफ द मोशन के लिए देखा है। तो हमने ये पहले भी देखा था कि हाफ ऑफ द मोशन हाफ ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट के हिसाब से होता है। तो इसको ये हम लिख सकते हैं वी नॉट साइन थीटा बाई जी, वी नॉट। अब इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में टाइम ऑफ फ्लाइट अगर हम लिखना चाहें, इसको हम अगर अल्फा बोल दें, ठीक है, वो हो जाएगा 2 वी नॉट साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा। और यहाँ पर तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि थीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा इक्वल टू थीटा माइनस बीटा हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं शांति से, क्योंकि अल्फा हमें नहीं चाहिए ना, अल्फा हमने खुद माना है। तो ये हो जाएगा 2 वी नॉट साइन ऑफ थीटा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। तो टी की एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, इन दोनों को ले आकर के इक्वल कर दो, तो लिखोगे तुम वी नॉट साइन थीटा बाई जी इक्वल टू 2 वी नॉट साइन थीटा माइनस बीटा बाई जी कॉस बीटा। तो जी से जी तो काट दो, वी नॉट से वी नॉट काट दो, तो यहां से लिखोगे साइन थीटा कॉस बीटा इक्वल टू, ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो हो जाएगा साइन थीटा कॉस बीटा माइनस कॉस थीटा साइन बीटा। तो ये निकल आएगा तुम्हारा। हम्म, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? हाँ, हाँ, यहाँ पे 2 भी तो है ना ये। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा, इसको उधर ले जाओगे तो तुम्हारा हो जाएगा साइन थीटा कॉस बीटा इक्वल टू कॉस थीटा साइन बीटा। ये कैसे किया बताया ना, ये 2 था, इसको इधर ले गया तो ये माइनस में चला जाएगा, और इसको उधर ले आया तो प्लस में आ जाएगा, इस तरीके से हो गया। तो यहाँ से अपना बनेगा tan थीटा इक्वल टू tan बीटा। अब बीटा तुम्हारा 45 डिग्री है यानी कि 1। तो थीटा इक्वल टू
तो tan थीटा इक्वल टू tan बीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। सॉरी, tan थीटा इक्वल टू tan बीटा निकलेगा यहाँ से। क्या कर रहा हूँ मैं? हाँ ठीक है, ये उधर जाएगा ना, सॉरी। एक स्टेप लिख ही देता हूँ, तुम्हें शायद डाउट हो जाए यहाँ पे, तो इसको मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हमने बेसिकली इसको खोला, तो ये टू साइन थीटा कॉस बीटा माइनस साइन थीटा कॉस बीटा इधर आ जाएगा, और ये बनेगा, अगर मैं इसको खोल यहाँ से टू को हटा दूं तो ये अंदर टू और टू चला गया, तो ये टू कॉस थीटा साइन बीटा को मैंने इस तरफ, मतलब यही रखा है, इस तरफ भेज दिया इसको, ठीक है, और इसको इधर बुला लिया है। तो इधर तुम्हारा ये बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू टू tan बीटा इक्वल टू टू आ जाएगा। तो थीटा तुम्हारा tan इनवर्स टू आ जाएगा। अब आते हैं सेकेंड केस पे। हाँ, सेकेंड केस। सेकेंड केस में कह रहा था कि हिट्स परपेंडिकुलरली, मतलब ये यहाँ से चलेगा, बाकी सब चीजें सेम है, ये 45 डिग्रीज है, ये वी नॉट से छोड़ा, ये एंगल तुम्हारा थीटा है। अब ये यहाँ से जाएगा और आकर के यहाँ परपेंडिकुलरली इस तरीके से हिट करेगा, ये वाला एंगल 90 है। तो इस केस के लिए तुम्हें बताना है कि तुम्हारा थीटा क्या होगा, ठीक है। तो हम फिर से वही कोशिश करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट लिखने की, ठीक है। तो आओ। हम्म पर टाइम ऑफ फ्लाइट तुम नॉर्मल प्रोजेक्टाइल के केस में तो इसमें लिख नहीं पाओगे। पहले टाइम ऑफ फ्लाइट हम उसके केस में लिखते हैं, मतलब इंक्लाइंड प्लेन के केस में, तो वो हो जाएगा तुम्हारा टू वी नॉट साइन ऑफ थीटा माइनस बीटा, यानी कि अल्फा है बेसिकली, तो अल्फा इक्वल टू थीटा माइनस बीटा है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि ये होगा अल्फा, वही सेम चीज, अपॉन जी कॉस बीटा। तो एक चीज तुम्हारे पास ये हो गई, ठीक है। दूसरा हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, जब ये परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी जीरो है, वी एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और पूरी की पूरी वेलोसिटी वी वाई में होगी। ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यही चीज यूज करता दिख रहा है मेरे को, और तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वी एक्स इक्वल टू जीरो लगा के देखते हैं, वी एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि यू एक्स माइनस प्लस ए एक्स टी इक्वल टू जीरो। तो तुम्हारा यू एक्स था वी नॉट कॉस अल्फा, यानी कि वी नॉट कॉस थीटा माइनस बीटा, तो वी नॉट कॉस थीटा माइनस बीटा माइनस एक तुम्हारा जी कॉस, ये था, एक बार लिख देता हूँ फिर से, ये हो जाएगा जी कॉस बीटा। अब तक तो ये समझ में आ गया होगा कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो माइनस जी साइन बीटा इंटू टी इक्वल टू जीरो, यहाँ से भी एक टी की वैल्यू आएगी इस पूरे टाइम की, तो वो हो जाएगी तुम्हारी वी नॉट कॉस ऑफ थीटा माइनस बीटा अपॉन जी साइन बीटा। अच्छा, इससे समझ में आया होगा, तो मैं ऊपर वाले क्वेश्चन को भी एक और तरीके से कर सकता हूँ, हॉरिजॉन्टल वाले के तो हमने किया ही, उसको तुम वैसे भी कर सकते थे कि उधर तुम मान सकते थे कुछ, नहीं, हाँ, उधर फिर उसके फ्रेम में तो ना वो वी एक्स है ना वी वाई है, तो कुछ दोनों में एक एक वेलोसिटी होती है, तो वही एक बेस्ट तरीका था, ठीक है। तो इतना तो मैं सोचना पड़ेगा, तो ये हो गया। तो अब इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो हमने लिखा टू वी नॉट, ऊपर वाला क्या है, साइन थीटा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा, साइन ऑफ थीटा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। इसको तुम्हें इक्वेट करना है इससे, यानी कि तुम्हारा हो जाएगा वी नॉट कॉस थीटा माइनस बीटा अपॉन जी साइन बीटा। तो ये हो गया। तो जी से जी चला गया, वी नॉट से वी नॉट चला गया, तो यहां से बनेगा तुम्हारा, अच्छा इसको इधर ले आता हूँ, tan ऑफ थीटा माइनस बीटा इक्वल टू कॉट बीटा, ये बनेगा, ये वन अपॉन tan बीटा लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। बट हाँ ठीक है, ये हो गया। पर ऐसे करूंगा तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो मैं अब ऐसा करता हूँ, इसको इस तरीके से रेसिप्रोकल करके मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, tan बीटा इक्वल टू वन अपॉन इज इक्वल टू कॉट ऑफ थीटा माइनस बीटा। तो हम मैं लिख सकता हूँ tan बीटा इक्वल टू tan ऑफ, सॉरी, वन अपॉन tan ऑफ थीटा माइनस बीटा, और tan ए माइनस भी होता है, tan ए माइनस tan बी अपन वन प्लस का tan ए tan बी, तो वो हो जाएगा तुम्हारा tan थीटा माइनस tan बीटा अपन वन प्लस
टेन थीटा टेन बीटा, ये हो जाएगी तुम्हारी टेन बीटा की वैल्यू। तो टेन थीटा तुम्हारा वन हो जाएगा कि थीटा, सॉरी, टेन बीटा तुम्हारा वन हो जाएगा कि बीटा 45 डिग्री था। इसको लिख दो वन इक्वल टू वन प्लस टेन थीटा अपॉन वन अपॉन टेन थीटा, ठीक है, माइनस वन। तो इसको उधर ले जाओगे, तुम्हारा बनेगा टेन थीटा माइनस वन इक्वल टू वन प्लस टेन थीटा। कुछ मिस्टेक हो रही है क्या? टेन थीटा तो कैंसिल आउट हो जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए यार, कुछ गड़बड़ हो रही है। रुको, देखो यहाँ तक तो हमने सही किया है कि टेन बीटा इक्वल टू कॉट ऑफ थीटा माइनस बीटा। इसके आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम। एक मिनट रुको। हम्म, फॉर्मूला तो गलत नहीं कर रहा हूँ, नहीं यार। तो टेन बीटा इक्वल टू कॉट थीटा माइनस बीटा, ये सब सही है। तो यहाँ से टेन बीटा, अच्छा टेन 90 माइनस वो कर लेता हूँ ना, सीधे सीधे, ज्यादा आसान हो जाएगा यार। टेन ऑफ 90 माइनस थीटा माइनस बीटा, वो ज्यादा आसान हो जाएगा मेरे ख्याल से। फालतू का फॉर्मूला क्यों लगाना, ये कर लो। तो यहाँ से सीधे सीधे तुम लिख सकते हो बीटा इक्वल टू 90 माइनस थीटा माइनस बीटा। ये हो जाएगा तुम्हारा 90 माइनस थीटा प्लस बीटा, ये बीटा की वैल्यू हो जाएगी। तो बीटा से बीटा काट दो, वैसे भी बीटा 45 था। तो थीटा तुम्हारा 90 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। 90 माइनस थीटा माइनस बीटा, 90 माइनस थीटा प्लस बीटा, तो बीटा बीटा चला गया, थीटा इक्वल टू 90 आ गया। तो थीटा इक्वल टू 90 के लिए चीज हो रही है। हम्म, ओ यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, सॉरी सॉरी सॉरी। तो मिस्टेक क्या हुई है ना, देखो, भाई मैं सोच रहा था कुछ तो गड़बड़ है। तो ये है, तो तुम्हारा ये टू भी था ना, ये टू हम लोगों से मिस आउट हो गया। तो अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा ये बनेगा tan थीटा टू tan थीटा माइनस बीटा इक्वल टू कॉट बीटा, यानी कि tan बीटा इक्वल टू टू कॉट टू थीटा माइनस बीटा, इस तरीके का बनेगा। तो ये तुम्हारा पूरा गलत हो गया, ये गड़बड़ हो रही थी। क्या है यार, टू मिस आउट हो गया, एक टू के मिस आउट होने से लगभग लगभग 10 मिनट वेस्ट हो गए यार। लेट मी चेक। अब इसको हम पूरा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो वही तरीका लगाएंगे हम, तो लिखेंगे हम tan बीटा इज इक्वल टू टू अपॉन tan थीटा माइनस बीटा, ठीक है। तो इसको लिखोगे टू, और tan थीटा माइनस बीटा होता है तुम्हारा tan ए माइनस tan बी, यानी कि tan थीटा माइनस tan बीटा इंटू में वन प्लस का tan थीटा tan बीटा, ये होगी तुम्हारी tan बीटा की वैल्यू। तो यहाँ से अब हम लिखते चलेंगे, tan बीटा तुम्हारा वन हो जाएगा कि बीटा 45 है, तो ये लिखोगे वन इक्वल टू टू इंटू में वन प्लस tan थीटा, क्योंकि वो भी वन हो जाएगा tan बीटा, अपॉन tan थीटा माइनस वन। तो यहाँ से लिखोगे तुम tan थीटा माइनस वन इक्वल टू टू प्लस टू tan थीटा। तो यहाँ से तुम्हारा आएगा टू tan थीटा जाएगा tan थीटा इक्वल टू माइनस थ्री, माइनस टू माइनस वन। यहाँ से थीटा तुम्हारा निकल जाएगा tan इनवर्स माइनस थ्री, आंसर। ये गड़बड़ हो रही थी। अब देखो, अब तो सही किया है ना। टू प्लस टू tan थीटा तुम्हारा tan थीटा माइनस वन हो जाएगा, तो टू tan थीटा इक्वल टू माइनस थ्री, ठीक है एकदम, हाँ ये सही है। अब सही है। वही गड़बड़, भाई मैंने कहा कैंसिल आउट कैसे हो जा रहा है tan थीटा यार। छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। तो चलो ठीक है, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन था। तो अपने पास इतना टाइम है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस पे, तो हमारा ये हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। बाकी इंक्लाइन प्लेन पे मैंने तुम्हें पहले बता दिया, ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, ठीक है। तो आ जाओ, एक क्वेश्चन और ले लो। ठीक है, प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन ओवर अ ट्रायंगल
over a triangle from one end of a horizontal base, from one end of horizontal base, and after grazing the vertex, ये समझा रहा हूँ grazing the vertex का क्या मतलब हुआ. After grazing the vertex, falls on other end of base. वैसे इसमें खास इंक्लाइन प्लेन का कुछ है नहीं, बट फिर भी कर लेते हैं. falls on other end of base, let alpha and beta be angles of triangle at projection and falling points, and theta is angle of projection with horizontal. Prove that tan theta equal to tan alpha plus tan beta. वैसे ये स्टैंडर्ड प्रोजेक्टाइल के उससे भी हो सकता है, वैसे ही होगा मेरे ख्याल से. तो ये हो गया क्वेश्चन. तो इसको तुम एक बार अपने आप ट्राई कर लो पॉज करके, फिर बताता हूँ मैं. तो आओ देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा. तो पहले तो सबसे पहले ग्रेजिंग का मतलब समझ लो. तो ये कहना क्या चाह रहा है कि इस तरीके का एक ट्राइंगुलर शेप्ड तुम्हारा पाथ है, इस तरीके का. ठीक है, तो कंप्लीट कर लो. जहां पर ये है तुम्हारा अल्फा, ये है तुम्हारा बीटा. ठीक है, और तुमने इस पार्टिकल को छोड़ा है कुछ वी नॉट वेलोसिटी से विद एन एंगल ऑफ थीटा विद हॉरिजॉन्टल. तो अब ये करेगा क्या, ये कहना ही चाह रहा है. ये पार्टिकल यहां से जाएगा इस तरीके से, यहां पर जस्ट टच करेगा और यहां पर आकर के गिरेगा. अब एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन लोगों के दिमाग में जाता है कि ये पॉइंट जो तुम्हारा ग्रेजिंग पॉइंट है ये एच मैक्स वाला पॉइंट है, बट ऐसा नहीं है. इतना आसान नहीं है. ऐसा कहाँ लिखा है, ठीक है, खुद देख लो. वो आगे भी कोई पॉइंट हो सकता है, वो एकदम यहाँ पर भी पॉइंट हो सकता था प्रोजेक्टाइल के इस वाले पॉइंट पर. तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है. तो ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन पहले दिमाग से निकाल देना. अब देखो फिर इसको हम अप्रोच कैसे करेंगे. तो सपोज मैंने यहाँ पर ओरिजिन माना है, तो इसका कोऑर्डिनेट 0,0 हो गया. ये हमारा एक्स डायरेक्शन और ये हमारा वाई डायरेक्शन. ठीक, ये पॉइंट कुछ मैंने एक्स कॉमा वाई बोल दिया, और ये वाला पॉइंट हमारा r,0 हो जाएगा कि रेंज है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. तो अब तुम ध्यान से देखो, तो ये है, ठीक है. तो ये पॉइंट अगर x है, तो ये क्या r-x नहीं हो जाएगा. तो यार बीच में थोड़ा कनेक्शन का प्रॉब्लम हो गया था. तो जैसा मैंने तुम्हें बताया अभी तक कि ये पॉइंट अगर ये x डिस्टेंस है, तो ये वाला r-x डिस्टेंस हो जाएगा. तो इतना समझ में आ गया था. तो अब देखो, ये tan थीटा, tan अल्फा, tan बीटा वाली चीजें कर रहा है. तो tan अल्फा तुम यहाँ से लिख सकते हो ना इस ट्राइंगल में. तो tan अल्फा तुम्हारा क्या y बाय x नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये है लेंथ तुम्हारी y और ये है x. ऐसे सिमिलरली तुम tan बीटा लिख लो यहाँ पे. तो tan बीटा तुम्हारा y बाय r-x नहीं हो जाएगा. जरा tan अल्फा प्लस tan बीटा करो, तो हो जाएगा तुम्हारा y बाय x प्लस y बाय r-x. एलसीएम लोगे, हो जाएगा तुम्हारा x इंटू r-x. तो y के साथ अंदर आएगा r-x प्लस x. तो ये चला गया तुम्हारा. तो हो जाएगा तुम्हारा y r बाय x इंटू r-x. हो जाएगी तुम्हारी tan अल्फा प्लस tan बीटा की वैल्यू. ठीक, अब tan थीटा कैसे लाया जाए. तो अब हमें यहाँ पर यूज आएगा अपनी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का, जो हमने पहले पढ़ी थी. तो एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मैंने तो बताई थी कि y इक्वल टू एक्स tan थीटा टाइप की जो वाली ट्रेजेक्टरी इक्वेशन थी, वो तुम्हें पता होनी चाहिए यहाँ पे. वो थी y इक्वल टू एक्स tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर.
ठीक, ये था। ठीक है, y इक्वल टू एक्स tan थीटा इंटू वन माइनस एक्स बाय आर, ये होती थी। तो यहां से तुम लिख सकते हो इज इक्वल टू एक्स tan थीटा इंटू में आर माइनस एक्स बाई आर, वाई इक्वल टू। तो tan थीटा की तुम अगर यहाँ से वैल्यू लिखोगे तो वो हो जाएगी तुम्हारी वाई आर अपॉन आर माइनस एक्स, और ये एक्स भी उधर चला जाएगा इंटू एक्स। तो क्या ये सेम नहीं हो गई जो यहाँ पर हमने निकाली थी tan थीटा की वैल्यू? तो यहाँ से तुम सिंपली लिख सकते हो कि tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan थीटा। यही अपने को प्रूव करना था। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन था तो मैंने सोचा करा लेते हैं क्लास में। और ये दोनों ही वाई आर अपॉन एक्स इंटू आर माइनस एक्स के बराबर हो जाएंगे, तो यही है। ठीक है, तो अब हमने प्रोजेक्टाइल पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब इसे कुछ अच्छे क्वेश्चन हम एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में कर लेंगे, बाकी थ्योरी वाइज हमारा प्रोजेक्टाइल कंप्लीट है। फिर उसके बाद हमारा बचता है काइनेमेटिक्स और सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन की थोड़ी बहुत हम बात करेंगे। देखो सर्कुलर मोशन कई लोग अलग से एक टॉपिक करके पढ़ाते हैं पूरा एनएलएम वगैरह पढ़ाने के बाद, बट हम उसका काइनेमेटिक्स पार्ट काइनेमेटिक्स में कवर करेंगे और उसका फिर डायनेमिक्स वाला पार्ट रोटेशन अपना इसमें एनएलएम में कवर करेंगे। तो और वर्क एनर्जी वाला पार्ट वर्क एनर्जी में कवर करेंगे, तो साथ साथ चलता रहेगा, उसको हम अलग से चैप्टर नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो मैंने पहले बता दिया। इसके अलावा अपना रिलेटिव मोशन बचता है, तो मोस्ट प्रॉब्ली तुम्हारा बाय द एंड ऑफ दिस वीक काइनेमेटिक्स खत्म हो जाएगा, या शायद एक दो लेक्चर बच जाए तुम्हारा रिलेटिव शायद बचे, बाकी तुम्हारा काइनेमेटिक्स इस वीक के एंड तक मैं कोशिश करूंगा खत्म हो जाए। और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन इस पर आएगा। उसके बाद हम एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन जब रिलेटेड पढ़ लेंगे तो एक और करेंगे। ठीक है, उसमें भी हम रोडोफी अच्छे क्वेश्चन लेंगे। तो आई होप तुम्हें जितना बताया समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, और जितना हो सकता है यार अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। वीडियो अगर तुमने एंड तक देखी है तो एक बार वीडियो के एंड में कमेंट में डन कमेंट करके जाना, ताकि मेरे को पता चल सके कि लास्ट तक कितने लोग देख रहे हैं। उसके अलावा कोई भी डाउट हो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टाइम स्टैम्प डालना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग। बाय।